हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल या फिर कर्व सरफेसेस के बारे में। ठीक है ना। तो ये जो कर्व सरफेसेस है या फिर स्फेरिकल सरफेसेस है, हम लोग इस डेरिवेशन में एक लास्ट कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, एक इक्वेशन पे पहुंचेंगे जो आपको याद रखना पड़ेगा। और इस इक्वेशन का आपसे बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछ लेता है, नीट एग्जाम में, जेई मेंस के एग्जाम में और जेई एडवांस के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो डेरिवेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसके अंत में जो एक फार्मूला ड्राइव करके निकालेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या मान लेते हैं बेटा, देखो यहाँ ध्यान से कि हमारे पास एक कर्व सरफेसेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, μ2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, μ2। और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, μ1। और हम कह सकते हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1। मतलब ये जो ग्लास है या फिर कोई और मीडियम है यहाँ पे, वो आपका डेंसर मीडियम हो गया और ये μ1 जो है वो आपका रेयरर मीडियम हो गया। ऑलराइट, चलिए इसके थ्रू हम लोग सबसे पहले रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक एक्सिस बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे लिए बेटा, ये हो गया हमारे लिए पोल। करेक्ट है, ये हमारे लिए क्या हो गया, पोल। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे बेटा। कहाँ रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट, ओ नाम का ऑब्जेक्ट जो बेटा इस पॉइंट पे रखे हैं। अब यहाँ से लाइट क्या होगा बेटा, यहाँ से ये इंसिडेंट लाइट इस सरफेस पे फॉल करेगा कुछ इस तरह से। ऑलराइट, अब ये जो कर्व है आप देख रहे हो, ये जो कर्व है इस पे कुछ ना कुछ क्या होगा, एक नॉर्मल होगा। तो उस नॉर्मल को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो नॉर्मल है कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हमने। ये जो सरफेस पे नॉर्मल है वो हमेशा कहाँ पे जाके मिलेगा, इस कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलेगा। अब ये जो बताओ आप कि ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये वाला, ये जो इंसिडेंट लाइट है ये वाला, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नॉर्मल की तरह थोड़ा क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरह शिफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल से शिफ्ट हो गया कुछ इस तरह से। तो ये हो गया आपके लिए बेटा रिफ्रैक्टेड लाइट। क्या हो गया बेटा, ये रिफ्रैक्टेड लाइट। और एक लाइट भेजेंगे हम लोग यहाँ से इसी एक्सिस से, तो कुछ इस तरह से ये जाएगा बेटा। और ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आके मिलेगा। और यही हमारा जो है इमेज का क्या हो जाएगा बेटा, लोकेशन हो जाएगा। लेट सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई मान लेते हैं कुछ इस तरह से। और ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा बेटा, ये एंगल हो जाएगा आर। करेक्ट है क्या। उसी तरह इस पॉइंट को, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को जहाँ पे इंसिडेंट रे मिरर पे या फिर सरफेस पे जो टकराया है, उस पॉइंट को क्या मान लिए हम लोग, एम मान लिए हैं। करेक्ट है बेटा। और इस ट्रायंगल में हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। ठीक है ना। और इस एंगल को हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, बीटा मान लेंगे। और इस एंगल को हम लोग क्या मान लेंगे, गामा मान लेंगे। ऑलराइट, अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, जो भी लाइट रेज हम लोग लेते हैं इस चैप्टर में, वो हमेशा क्या लेते हैं बेटा, पैरेक्सियल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, पैरेक्सियल लाइट रेज का इस्तेमाल करते हैं। पैरेक्सियल लाइट रेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, और पैरेक्सियल लाइट रेज का मतलब ये हुआ कि जो भी लाइट रेज लेंगे वो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से वेरी वेरी क्लोज लेंगे। अगर हम लोग वेरी वेरी क्लोज ले रहे हैं तो इसका मतलब अल्फा, बीटा, गामा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल, इज वेरी वेरी स्मॉल। यानी ये सारे एंगल क्या हैं बेटा, बहुत छोटे एंगल्स हैं। याद रखना बेटा, जो भी हम लोग डिराइव कर रहे हैं इसमें कंडीशन लगा दी है कि हम पैरेक्सियल रेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पैरेक्सियल रेज का मतलब वो लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो बेटा, बहुत क्लोज हो। उसके कारण क्या है बेटा, जो भी एंगल्स वगैरह हैं वो सब क्या है बेटा, वेरी वेरी स्मॉल हैं। ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान दें बेटा, इन ट्रायंगल एम, इन ट्रायंगल एम ओ सी की अगर बात करें बेटा, अगर MOC की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह हम लोग
इन ट्रायंगल MCI, MCI में अगर हम बात करें बेटा, क्या हम गामा प्लस ऑफ आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, बीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, करेक्ट। इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 हुए। यहाँ तक तो बात क्लियर है बेटा। अगर हम स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करें बेटा, क्या करें, स्नेल्स लॉ का अगर हम लोग इस्तेमाल करें इस सरफेस पे, जो कर्व सरफेसेस है उस पे अगर हम स्नेल्स लॉ की बात करें, यानी अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑन कर्व सरफेसेस, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। इस तरह से लिख सकते हैं। चूंकि एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा है तो हम लोग, अगर एंगल बहुत छोटा होता है बेटा तो हम लोग क्या लिख पाते हैं, साइन थीटा को टेन थीटा और टेन थीटा को सिंपली थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन आई को सिंपली क्या लिखेंगे बेटा, आई, और μ2 को साइन μ2 इंटू साइन आर है तो इसको सिर्फ हम लोग आर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एंगल्स आर क्या है बेटा, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल आर वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे लिए तीसरा इक्वेशन हो गया बेटा, ऑलराइट। अगर हम बात करें, अगर हम ध्यान से देखें बेटा, अगर इक्वेशन नंबर 1 में, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 3 से आई को रख दें तो यह क्या बनेगा बेटा, μ2 r अपॉन μ1, और इसी को फर्दर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। आर के जगह अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से बीटा माइनस, इसी इक्वेशन में हम बीटा माइनस ऑफ गामा लिख सकते हैं, बीटा माइनस गामा लिख सकते हैं। क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर हम इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान से समझना। यहाँ अल्फ़ा प्लस ऑफ बीटा इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, μ1 अल्फ़ा प्लस μ1 बीटा इज इक्वल टू μ2 बीटा माइनस ऑफ गामा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, क्या हम μ1 को उधर लेके जाके बीटा कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, μ1 अल्फ़ा प्लस ऑफ μ2 गामा इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1 इंटू बीटा, ठीक है ना। अगर एंगल्स बहुत छोटे हैं बेटा तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं क्या, μ1 tan ऑफ अल्फ़ा प्लस ऑफ μ2 tan ऑफ गामा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू tan ऑफ बीटा। अब हम क्या करेंगे, tan अल्फ़ा और tan बीटा और tan गामा का वैल्यू रखेंगे। तो लेट सपोज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस m से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस m से हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं कुछ इस तरह। तो इस परपेंडिकुलर जो यहाँ पे ड्रॉप हमने किया है उसको हम लोग q मान लेते हैं। अगर सोचो ध्यान से, अगर अल्फ़ा बीटा और गामा क्या है बेटा, अल्फ़ा बीटा गामा स्मॉल एंगल्स हैं तो हम कह सकते हैं कि P जो है वो ऑलमोस्ट Q के बराबर होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये अल्फ़ा बहुत छोटा हो जाएगा Q जो हमारा पॉइंट है, ये जो Q हमारा पॉइंट है वो P की तरफ शिफ्ट करता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि P इज सिमिलर टू Q। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें बेटा, μ1 tan अल्फ़ा को क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल में, देखो MOP
या फिर Q, बात एक ही है, क्योंकि P और Q सिमिलर पॉइंट्स हैं तो हम लोग P को लेके चलते हैं, ठीक है ना। MOP या फिर MOQ, बात एक ही है ना। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी MQ अपॉन OQ, ठीक है, प्लस ऑफ म्यू टू टेन गामा क्या लिखेंगे बेटा, MQ अपॉन QI, उसी तरह म्यू2 माइनस म्यू1, यहाँ क्या लिखेंगे, MQ अपॉन बीटा है ना, तो MQ अपॉन QC। तो यहाँ से देखो आप बेटा कि MQ और MQ इस इक्वेशन में कट गया, तो क्या बचा आपके पास, और P और Q बेटा एक ही पॉइंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू1 अपॉन OP प्लस ऑफ म्यू टू अपॉन PI इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन PC, है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से बेटा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट अब रिजल्ट आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। आप यहाँ पे देखना, OP को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इस OP को देखो, तो इस OP को आप क्या लिख सकते हो बेटा, क्या OP को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है क्या, ये OP जो है हमारा बेटा, ये OP हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है क्या, OP जो है हमारा है बेटा, ये OP जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही तो है, और PI जो है बेटा वो हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग OP को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो हम लोग उसको अभी मैग्नीट्यूड में लेके मान के चल रहे हैं। तो म्यू1 अपॉन U का मैग्नीट्यूड प्लस ऑफ म्यू2 अपॉन PI को भी लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू2 माइनस ऑफ म्यू1। PC को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसका कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ ध्यान से कि U जो होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, हमारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, देखना यहाँ ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू टू अपॉन V माइनस ऑफ म्यू1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस ऑफ म्यू1 अपॉन R। ये जो रिजल्ट आया बेटा, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। ये जो रिजल्ट आया बहुत इंपॉर्टेंट आया। अब बेटा यहाँ से सुनो, यहाँ ध्यान से कि ये जो आपका जो U आया बेटा, ये U, ठीक है ना, ये U हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, ये जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो सेम फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो हम लोग जनरलाइज केस के लिए सबसे पहले कौन सा फार्मूला को इस्तेमाल रखेंगे बेटा, जनरलाइज केस के लिए ये फार्मूला को हम लोग क्या करना है, रिमेंबर करना है। ये फार्मूला को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला जो कि कर्व सरफेसेस में इस्तेमाल होगा, बोर्ड में आएगा इसका डेरिवेशन, और जो भी अदर एग्जामिनेशन है, कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन है, इसका फार्मूले पे बेस्ड क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन आएगा। तो अगले सेक्शन में हम लोग इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। अब इसको सॉल्व करना हम लोग वहाँ सीखेंगे, किस तरह से इसका एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाता है। चलिए, थैंक यू।